तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं 11th साइंस का फिजिक्स सब्जेक्ट हम लोग सीखने वाले हैं ना। उसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस के थ्रू फर्स्ट चैप्टर है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट है ना। तो उसमें आज कुछ टॉपिक्स हम लोग सीखने वाले हैं। उसको देखो, सब में पहले सीखेंगे हम लोग एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। उसके बाद एरर्स इन मेजरमेंट देखेंगे। उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ एरर्स, देन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ये सब हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो सब में पहले देखते हैं हम लोग कि भाई एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है ना। अब एक्यूरेसी जैसा उसके नाम से ही हमको समझ में आता है कि एक्यूरेट वैल्यू है ना। तो एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, कोई भी जो वैल्यू है उसके एग्जैक्ट, उसके नजदीक कौन सी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी नजदीक मतलब क्या समझ में नहीं आया होगा ना। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ में आएगा। अगर हम लोग को बोला है किसी ने, अगर एक कंपनी ने बोला है हम लोग को एक रॉड है, उसको क्या करना है, उसको मैन्युफैक्चर करना है अपने को, उसका 10 mm डायमीटर तक उसका डायमीटर कम करना है ना। एक बड़ा सा ऐसा रॉड है ना, एक रॉड है ऐसा है ना, जिसका डायमीटर अभी ज्यादा है, बहुत ज्यादा डायमीटर है इसका, है ना। तो इसको मशीनिंग करके हम लोग को क्या करना है, कोई भी मशीन पे मशीनिंग करना है, और इसका डायमीटर अभी 20 प्लस रहेगा, है ना। 20 प्लस कुछ तो भी है ना। इसका डायमीटर हम लोग को क्या करना है, कम करके एग्जैक्टली 10 mm करना है। कोई भी यूनिट हो सकता है, 10 mm, 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, ओके। तो 10 mm तक इसका डायमीटर हम लोग को करना है ना। तो अब 10 mm का डायमीटर एग्जैक्टली जब मशीनिंग करेंगे तो 10 mm एग्जैक्टली 10 mm मिलेगा क्या हम लोग को, है ना। अब एग्जैक्टली 10 मतलब कितना, अब ये जो 10 होता है इसके आगे पॉइंट रहता है ना, डेसिमल के आगे 0.00435 कुछ रहेगा, है ना। या फिर हो सकता है 10.056537 आएगा, है ना। या फिर हो सकता है 10.123 आएगा, है ना। या फिर हो सकता है 10.213 आएगा, है ना। या फिर हो सकता है 9.99 आएगा, है ना। 9.99 इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 10 mm, है ना, कम हो गया, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि 9.89 आए, ऐसा हो सकता है कि 9.88 आए, है ना। तो ये सब वैल्यूज कैसे एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट हम लोग इसका 10 mm डायमीटर बना सकते हैं क्या, मशीन करने के बाद नहीं बना सकते, क्योंकि उसको हम लोग जैसे गिनेंगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट में आगे पीछे उसका वैल्यू होगा। एग्जैक्ट 10 mm की वैल्यू मिलेगी क्या हम लोग को, नहीं मिलेगी, है ना। तो इस फैक्ट से ही ये सब वैल्यूज यहाँ पे एक्यूरेसी और प्रिसीजन का कंसेप्ट यहां से ही आता है ना। तो जब भी हम लोग कोई भी चीज को फॉर्म करते हैं उसके, या फिर उसके डायमेंशन चेंज करते हैं मशीनिंग करके या फिर प्रोसेसिंग करके उसके ऊपर, तो उसका जो नया डायमेंशन हमको मिलेगा वो एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं होता है ना। तो वो एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं होता है, तो उसके जितने क्लोज हमको वैल्यू मिलेगी, है ना। जैसे कि हमको क्या चाहिए, हमारा एम है कि एग्जैक्ट 10 mm चाहिए हम लोग, एग्जैक्ट 10 mm चाहिए। अब एग्जैक्ट 10 mm के क्लोज वैल्यू, एकदम क्लोजनेस, उसके एकदम क्लोज वैल्यू कौन से मिल रहे हैं हम लोग को। अगर बोलेगा कोई 10.00123 mm, और कोई एक वैल्यू है मिल रही है हम लोग को 10.0123 mm, या फिर एक वैल्यू मिल रही है 10.123 mm। तो अब इसमें से बताओ कि क्लोज वैल्यू कौन सी है, 10 mm के एकदम क्लोज वैल्यू कौन सी है। ये वैल्यू एकदम क्लोज है ना, 10.00123 mm है। तो लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे 0, एकदम कम यहाँ पे टॉलरेंस मिल रहा है अपने को, है ना। या फिर वैल्यू नेगेटिव में भी जा सकती है ना, 9.999 है ना, या फिर 9.988, या फिर 9.958 है ना। अब इसमें 9 के एग्जैक्टली क्लोज, सबसे ज्यादा क्लोज वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू है ना, 9.999 mm, है ना। ये 10 के एकदम क्लोज वैल्यू है ना। तो जितना क्लोज वैल्यू हम लोग को मिलेगी, जो भी हमारा जो ट्रू वैल्यू है, अभी 10 को क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू के जो एकदम क्लोज वैल्यू मिलेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वो और एक्यूरेट है बोलेंगे, है ना। तो एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी मतलब जो भी डिजायर्ड ट्रू वैल्यू है उससे कितना क्लोजनेस हम लोग जा सकते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्यूरेसी बोलते हैं, है ना। तो एक्यूरेसी जनरली हम लोग अगर डेफिनेशन वाइज देखेंगे तो एक्यूरेसी का डेफिनेशन क्या है, एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज a measurement is to the actual value
ऑफ दैट क्वांटिटी, है ना, मतलब जो भी क्वांटिटी गिवन है हमको उसके कितने क्लोज है, वो भी जो भी वैल्यू है, जो भी मेजर्ड वैल्यू है, वो जो एक्चुअल वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, उसके कितने क्लोज है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्यूरेसी बोलते हैं, है ना। अब प्रिसीजन किसको बोलते हैं? प्रिसीजन वर्ड आता है, जनरली प्रिसीजन वर्ड रिलेटेड है मशीन से, जो भी मशीन से या फिर जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग मेजर कर रहे हैं, है ना, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, कोई भी चीज का डायमेंशन हम लोग जो मेजर कर रहे हैं उस मेजर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ज्यादातर डिपेंड होता है, क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होते हैं। कोई एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा, जैसा हमारा सेंटीमीटर का स्केल है ना, जो हम लोग क्लासरूम्स में भी यूज करते हैं आप लोग, है ना, सेंटीमीटर वाला स्केल है। इसमें मिनिमम मेजरमेंट क्या होता है, एमएम होता है ना, मिनिमम मेजरमेंट क्या होता है, एमएम होता है ना। अब मुझे बताओ, अगर अपने पास मेजरमेंट आएगा, अगर मैं बोलूंगा कि 5.6 mm, है ना, 5.6 mm मेजर करो इसमें, तो आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर, उसके आगे 6 mm, 6 लाइन दिख रहा है आपको, है ना, वो मेजर कर लोगे ना। लेकिन मैं क्या बोलूंगा, 5.65 mm, है ना, 5.65 mm ये मेजर करो। तो अब आपको कहाँ पे कैसे मेजर करोगे आप, है ना, यहां तक तो 5 सेंटीमीटर हो गया, उसके बाद यहाँ पे 6 mm मिल गया आपको। अब 5.65 कहां से मिलेगा, आगे वाला 5 कहां से मिलेगा, है ना, 5 mm की लाइन और 6 mm की लाइन दोनों के बीच में पॉइंट रहेगा कहां तो भी, है ना, लेकिन हमको एग्जैक्टली मिलेगा क्या पॉइंट, वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ mm तक का जो मेजरमेंट है आप एक्यूरेटली कर सकते हो, है ना, तो इसका प्रिसीजन क्या है, कम है। अगर आप वर्नियर कैलिपर लोगे, है ना, तो वर्नियर कैलिपर में आप क्या कर सकते हो, उसका लीस्ट काउंट कैसा है, 0.01 सेंटीमीटर है, मतलब 1 mm से 1 mm के 10 पार्ट्स तक का कैलकुलेशन आप उसमें कर सकते हो, है ना, तो 1 mm का 10 पार्ट्स तक का कैलकुलेशन उसमें कर सकते हो। तो वहां पे आप लोग 5.65 mm का कैलकुलेशन प्रॉपरली कर पाओगे, है ना, वो इससे भी ज्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशन करेगा, है ना। उसके बाद और ज्यादा प्रिसाइज चाहिए हम लोग को, तो हम लोग हमारा जो वर्नियर कैलिपर के बाद स्क्रू गेज है ना, स्क्रू गेज में और ज्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशन होगा। उसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, 0.001 सेंटीमीटर, है ना, तो 0.001 सेंटीमीटर ये किसका है, ये हमारा स्क्रू गेज का, है ना। वर्नियर कैलिपर का कितना है, 0.01 सेंटीमीटर, है ना, और हमारी जो स्केल है इसका कितना है, इसका है हमारा 1 mm, है ना, मतलब ये 0.0 ये 0.1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं हमारे जो स्केल है। लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है, लीस्ट काउंट मतलब जो मिनिमम डायमेंशन, जो भी डिवाइस है, मेजरिंग डिवाइस है, उससे जो मिनिमम डायमेंशन हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट, है ना। तो जितना प्रिसाइज हमारा, जितना अच्छा में हमारा इंस्ट्रूमेंट रहेगा, जिसका लीस्ट काउंट जितना कम रहेगा, उसमें उस डिवाइस से हम लोग मेजरमेंट लेंगे तो और ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट हम लोग को मिलेगा। तो प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन मतलब, प्रिसीजन का यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया है, देखो प्रिसीजन किसको बोलते हैं, प्रिसीजन दिस मेजरमेंट में प्रिसाइज मीनिंग दैट द मल्टीपल मेजरमेंट गिव नियरली आइडेंटिकल वैल्यू है। देखो बार बार अगर हम लोग मेजरमेंट करेंगे, कोई भी चीज का बार बार मेजरमेंट करेंगे, तो वहां पे और एक्यूरेट और क्लोज वैल्यू की तरफ हम लोग जाएंगे ना, उसको प्रिसाइज बोलते हैं। और या जनरली आप लोग ऐसे याद रखोगे तो और बेटरली आपको समझ में आएगी, जो ये डिपेंड रहेगा इंस्ट्रूमेंट्स पे ना, जितना ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट रहेगा उतना प्रिसाइज हम लोग को मेजरमेंट मिलेगा, है ना। अब थर्ड क्या बोल रहा है वो देखो, अनसर्टेनिटी एंड मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी आती है या फिर जो फॉल्ट्स बोलेंगे हम लोग जो आते हैं, वो किस वजह से आते हैं, कुछ पॉइंट देखो क्या क्या होता है। क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज, है ना, कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, अच्छा वाला स्केल यूज कर रहे हो या खराब वाला स्केल यूज कर रहे हो। या फिर आप लोग देखोगे बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंटल एरर भी होता है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सही आपको मेजरमेंट देते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट जो एग्जैक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट, प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं देते हैं, है ना। तो मेजरमेंट उस पर भी डिपेंड होगा कि किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट आप लोग यूज कर रहे हो, अच्छा वाला क्वालिटी वाला यूज कर रहे हो, ब्रांडेड यूज कर रहे हो या चालू यूज कर रहे हो, है ना। देन सेकंड, द स्किल ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स, राइट। तो स्किल पर्सन, जो भी पर्सन मेजर कर रहा है, डायमेंशन को मेजर कर रहा है या मेजरमेंट ले रहा है, तो वो पर्सन भी वैसा होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, तभी जाके वो मेजरमेंट प्रॉपर ले पाएगा। नहीं तो वो क्या करेगा,
प्रॉपरली मेजरमेंट उसको लेने ही नहीं आता है, तो वो करेगा क्या, नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। जैसे बोलते हैं ना, अच्छा ड्राइवर है ना, एक गुड ड्राइवर रहेगा, अच्छा ड्राइवर रहेगा तो प्रॉपरली एकदम ट्रैफिक में से भी आपको फटाफट निकाल देगा, है ना। अगर कोई अनस्किल्ड ड्राइवर रहेगा, इसको चलानी नहीं आती गाड़ी, तो फर्स्ट टाइम चलाएगा तो वो ट्रैफिक जाम कर देगा हर जगह, है ना। तो लाइक दैट। देन द मेथड यूज फॉर मेजरमेंट, आप मेजरमेंट करने के लिए किस टाइप का मेथड यूज कर रहे हो, नंबर ऑफ मेथड्स है ना, तो कौन सा वाला मेथड प्रिसाइज है, कौन सा वाला मेथड में कम से कम एरर होने के चांसेस होते हैं, उस टाइप का मेथड यूज करना है। देन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, है ना, जो दूसरे अदर फैक्टर्स होते हैं वो भी रिजल्ट्स को इफेक्ट करते हैं ना। तो ये हो गया अनसर्टेनिटीज, है ना। अब देखते हैं हम लोग एरर्स इन मेजरमेंट। अब जो भी मेजरमेंट हम लोग करते हैं उसमें जो एरर्स आते हैं वो किस किस टाइप के एरर्स होते हैं, जो आप सब में पहले देखेंगे एरर्स किसको बोलते हैं ना, एरर्स मतलब गलतियां, है ना। अभी गलतियां किसमें, मेजरमेंट में, मतलब जो भी हम लोग मेजर कर रहे हैं, एक हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और हमारे पास एक डिवाइस है या फिर कोई भी एक चीज है जिसका लेंथ या फिर कोई भी चीज डायमीटर या फिर कोई भी क्वांटिटी हमको उसकी मेजर करनी है ना। तो मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें जो गलतियां हो रही है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एरर्स, है ना, एरर्स इन मेजरमेंट। तो एरर्स इन मेजरमेंट किसको बोलते हैं, फॉल्टी मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन लीड टू एरर, है ना। फॉल्टी मेजरमेंट करेंगे तो वो एरर की तरफ लीड करेगा हमको। अब एरर्स के टाइप से देखो, एरर्स बेसिकली एरर जो है वो दो टाइप में ब्रॉडली क्लासिफाइड होता है ना। एक तो है हमारा सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर टाइप्स ऑफ एरर में देखो, एक तो है हमारा सिस्टमेटिक एरर, और सेकंड है हमारा रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। अभी सिस्टमेटिक एरर मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर किसको बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर्स आर एरर्स दैट आर नॉट डिटरमाइंड बाय चांस बट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इनएक्यूरेसी, है ना। या फिर मैं बोलूंगा आपको, जो कुछ गलतियों की वजह से जो हो रहा है वो एरर हो रहा है मेजरमेंट में, है ना। कुछ गलतियों के वजह से जो एरर हो रहा है ना, जानबूझ के या फिर अनजाने में एरर हो रहा है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से जो एरर हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं ना। और या फिर और अलग तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि जो भी एरर है, जो भी मेजरमेंट में जो एरर्स आया है, जो हमको पता है कि वो एरर है, और उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं ना। ऐसा एरर जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें तब्दीली करके, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करके हम लोग उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसे एरर को क्या बोलेंगे हम लोग, सिस्टमेटिक एरर बोलेंगे, है ना। अभी देखो, सिस्टमेटिक एरर के कुछ टाइप्स होते हैं, सिस्टमेटिक एरर में भी कुछ टाइप्स है। कौन से टाइप्स है, देखो, पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, है ना। अभी सब में सिस्टमेटिक एरर में फर्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है देखेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्या है हमारा, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, है ना। एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट टेक्निक और इम्परफेक्ट मेजरमेंट टेक्निक बोलेंगे हम लोग उसमें। देन सी ए पर्सनल एरर, है ना। पर्सनल एरर, है ना। अभी देखो, सब में पहला है, देखो, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब जो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने के वजह से हो रहा है ना। किस वजह से हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है। आप तो बोलोगे सर इंस्ट्रूमेंट मतलब वो तो मशीन होगी, मशीन में क्या फॉल्ट हो सकता है, मशीन तो परफेक्ट होती है ना। तो मशीन में फॉल्ट नहीं होता है, लेकिन मशीन को प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं किया है ना। मशीन को स्टार्टिंग में कोई प्रॉपरली कैलिब्रेट ही नहीं किया और डायरेक्टली उसको यूज कर रहे हैं आप, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हो, वजन करते हो, आपका खुद का जाके मास करते हो ना, तो मास का जो मशीन होता है, जो काटा होता है, वजन का काटा, है ना, उसके ऊपर आपने देखा है कि वहां पे जीरो है ही नहीं, जीरो सेट हुआ ही नहीं, माइनस में कुछ वेट दिख रहा है या फिर प्लस में ऑलरेडी वहां पे 0.567 ऐसे कुछ आंकड़े दिख रहे हैं और आप उस पे खड़े हो गए, है ना।
तो आपका वो एक्यूरेट वेट आपको मिलेगा क्या वहां से? नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 0 था क्या पूरा, वो कैलिब्रेटेड ही नहीं था, वो पूरा 0 पे था ही नहीं, है ना। आप जाके उस पर खड़े हो गए तो जो ऑलरेडी जो वेट वहां पे था या फिर माइनस में जो वेट था वो उसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगा। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट गलत है क्या? नहीं है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन ही नहीं हुआ है ना, या फिर इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपरली मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से टाइम टू टाइम क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है और फॉल्टी, जो आपको क्या करेगा, फॉल्टी रीडिंग्स देगा वो, है ना। तो उसके वजह से जो एरर्स हो गए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलेंगे। तो यहाँ पे मेनली फॉल्ट किसका होता है? मेनली जो इंस्ट्रूमेंट है वो इन्वॉल्व होते हैं एरर करने में, है ना। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं ना। अब सेकंड है हमारा एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, है ना। दिस इज एन एरर ड्यू टू defective setting of an instrument, है ना। फॉर एग्जाम्पल द मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड in a graduated tube will be inaccurate if the tube is not held vertical, है ना। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो भी टेक्निक्स यूज कर रहे हो, कोई भी चीज करने की एक टेक्निक्स होती है ना। जैसे कोई टेक्निक से कोई चीज आप करोगे तो मिनिमम एफर्ट में आप मैक्सिमम वर्क कर पाओगे और हायर एफिशिएंसी मिलेगी, है ना। और आप उस प्रॉपर टेक्निक से उसको नहीं करोगे तो क्या होगा, वही चीज करने में आपको मैक्सिमम एफर्ट लगता है। तो यहाँ पे वैसे ही हो रहा है, यहाँ पे एफर्ट मैक्सिमम नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। तो एक प्रॉपर टेक्निक से आपको मेजरमेंट करना है, वो प्रॉपर टेक्निक्स आप यूज नहीं करते हो तो इम्परफेक्ट टेक्निक यूज करोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो, अब थर्ड टाइप का एरर क्या है? थर्ड टाइप का एरर है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब उसमें हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो भैया मेजरमेंट करने वाला है ना, जो मेजरमेंट करने वाला। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर डिपेंड होते हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, है ना। तो बोलते हैं ना, आदमी क्या होता है, गलती का पुतला होता है ना। तो वैसे ही क्या है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब भी मेजर करोगे तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग को कंटाल आ रहा है, हम लोग को नींद आ रही है, या फिर प्रॉपरली हमारी तबीयत खराब है ना। ये मैं कुछ अलग अलग पॉइंट्स बता रहा हूं आपको। ह्यूमन एरर में ये सब चीजें आती हैं, है ना। मतलब ड्यू टू पर्सन्स, है ना, जो भी पर्सन इन्वॉल्व है उसके वजह से जो एरर होने वाला है मेजरमेंट में, प्रॉपरली उसने देखा नहीं, मेजरमेंट प्रॉपर मेजरमेंट नहीं देखा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बोलता हूं मैं आपको, है ना, ये अपना स्केल है ना। स्केल से हम लोग को मेजरमेंट करना है, तो अभी स्केल से हम लोग को कहाँ देखना है, यहाँ पे देखना है। एग्जैक्टली ऊपर से सेंटर से देखोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी उसकी, है ना। अगर हम ऐसे साइड से देखेंगे तो आपको क्या दिखता है, जो भी पॉइंट का मेजरमेंट कर रहे हो, लेंथ मेजरमेंट कर रहे हो, वो आगे का पॉइंट दिखेगा आपको, है ना। प्रॉपर लेंथ मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, कम या ज्यादा मिलेगी, है ना। तो एग्जैक्टली आपको यहां से देखना होता है, तब जाके एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगी, है ना। तो ये जो होते हैं जो ह्यूमन एरर्स जिसको बोलते हैं ना, तो ह्यूमन की वजह से जो एरर्स हो रहे हैं, या फिर लेजीनेस ऑफ ह्यूमन, इसके वजह से जो एरर होते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पर्सनल एरर बोलेंगे, ना। पर्सनल एरर सच एरर्स आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू फॉल्ट ऑफ द ऑब्जर्वर, है ना, जो भी ऑब्जर्वर है उसके फॉल्ट की वजह से, है ना। बाइस ऑफ द ऑब्जर्वर, केयरलेसनेस एंड इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन, है ना, एक्सेट्रा। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, टाइप्स ऑफ एरर्स हो गया, सिस्टमेटिक एरर्स हो गया। अब ये जो टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स है, इनको मिनिमाइज करने के तरीके, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, है ना, सिस्टमेटिक एरर को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने 3 टाइप की सिस्टमेटिक एरर देखे, उससे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई पहला एरर क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि भाई इंस्ट्रूमेंट हमारा सही नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली हम लोग कैलिब्रेट कर लेंगे तो सिस्टमेटिक एरर क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, है क्या। फिर दूसरा हमारा इम्परफेक्ट टेक्निक, हम लोग को प्रॉपर टेक्निक नहीं पता है कैसे यूज करना है, तो प्रॉपर टेक्निक अगर हम लोग सीख लेंगे और उस प्रॉपर टेक्निक से हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो सिस्टमेटिक एरर कम हो जाएगा। देन पर्सनल एरर, है ना, पर्सनल को फ्रेश रखो, अच्छे से मेजरमेंट लेंगे, प्रॉपरली मेजरमेंट लेंगे, केयरलेसनेस नहीं करेंगे, एकदम ध्यान से पूरा ध्यान लगा के काम करेंगे तो क्या होगा, एरर कम हो जाएगा। तो वही यहाँ पे बता रहा है, देखो, systematic error can be minimized by using correct instrument, following proper experimental procedure and removing personal error, है ना। तो ये सब करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। अब बोलो मुझे, अब अगर मैंने भाई बहुत अच्छा, मैंने एकदम अच्छा इंस्ट्रूमेंट लिया, उसको कैलिब्रेट वगैरह प्रॉपर कर लिया, है ना, और एकदम अच्छे से टेक्निक मैंने सीख लिया, एकदम उसके पीछे का साइंस जान लिया, अच्छे से टेक्निक सीखा, उस प्रॉपर टेक्निक्स का मैं यूज कर रहा हूँ, है ना, और
पर्सनल एरर भी मैं नहीं होने दे रहा हूं, एकदम ध्यान से बहुत अच्छे से काम करो, फ्रेश माइंड से काम करो, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी उसमें एरर हो गया है ना, ये सब चीजें होने के बावजूद भी उसमें एरर हो गया, तो वैसे एरर को क्या बोलते हैं हम लोग, रैंडम एरर, है ना, दैट इज कॉल्ड एज रैंडम एरर। देखो रैंडम एरर क्या होता है अभी, these are the errors which are introduced even after following all the procedure to minimize systematic error, है ना, these types of error may be positive और negative, है ना, ये टाइप के एरर कैसे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, और these errors cannot be eliminated, है ना, ये टाइप के एरर एलिमिनेट कर सकते हैं क्या हम लोग, नहीं कर सकते, है ना, लेकिन ये टाइप के जो एरर्स होते हैं, रैंडम एरर्स होते हैं, उनकी वैल्यू बहुत कम होती है ना, बहुत कम होती है, उसको अलाउंस की तरह हम लोग अलाउंस की तरह हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती कि जिससे मेजरमेंट में बहुत ज्यादा इफेक्ट गिरे, है ना, तो ये होता है हमारा रैंडम एरर। रैंडम एरर को हम लोग एवरेज लेके या फिर रिपीटेड, रैंडम एरर को कम करने की या फिर रैंडम एरर को करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कि रैंडम एरर को करेक्ट करने के लिए हम लोग बार बार क्या करेंगे, रीडिंग्स लेंगे, एक रीडिंग लेंगे, एक बार मेजरमेंट करेंगे, वापस फिर मेजरमेंट करेंगे, ऐसे 5-6 बार मेजरमेंट करेंगे, और उसमें से जो अपने को एक्यूरेट वैल्यू लग रही है या फिर वो जो 5-6 मेजरमेंट हम लोगों ने लिए उसका मीन निकाल लेंगे हम लोग, है ना, और वो जो मीन रहेगा वैल्यू उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे मेजरमेंट के लिए, है ना, तो इस तरह से हम लोग रैंडम मेजरमेंट में भी और एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, तो ये हो गया हमारा रैंडम मेजरमेंट, है ना। अब देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ एरर। अब एस्टिमेशन ऑफ एरर मतलब एरर कैसे निकालते हैं, एरर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। अभी मेजरमेंट नहीं देखना अपने को, अभी एरर्स देखना है, एरर्स को कैसे एस्टिमेट करते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो अभी एस्टिमेशन एरर में टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं, जिसमें सब में पहला है देखो एरर्स को, देखो जैसे रैंडम एरर में मैंने बताया, जो भी एरर रहेगा, एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रैंडम एरर आ ही गया अभी, है ना, सब हम लोगों ने टेक्निक्स यूज किए, हम लोग अच्छे से ध्यान भी दे रहे हैं, अच्छी टेक्निक भी यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट को भी प्रॉपरली कैलिब्रेट कर लिया, फिर भी एरर आया ना, तो उस टाइप के एरर को रैंडम एरर बोलते हैं, है ना। अभी रैंडम एरर आया तो उसको और एक्यूरेट वैल्यू लाना है अपने को, तो क्या करेंगे हम लोग, एक से ज्यादा रीडिंग लेंगे, है ना, एक से और ज्यादा रीडिंग लेंगे। सपोज एक क्या है, एक कोई भी एक बार है ना, ऐसा एक बार है जिसका लेंथ है 10 mm, इसका लेंथ हम लोग को मेजर करना है ना, एक्यूरेट लेंथ इसका मेजर करना है, 10 mm में यहाँ पे लिख रहा हूं, तो 10 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ रहेगा, है ना। तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने मेजर किया तो हमको वैल्यू मिल गया 10.05 mm, फिर सेकेंड टाइम हम लोगों ने मेजर किया तो हमको वैल्यू मिल गया 10.04 mm, उसके बाद हम लोगों ने वापस वैल्यू मेजर किया तो हमको मिल गया वैल्यू 10.06 mm, है कि नहीं। अभी हम लोगों ने कितने बार रीडिंग लिया, 3 रीडिंग्स हो गया ना, 3 बार मेजरमेंट किया, 1 2 3, 3 बार मेजरमेंट किया, है ना, तो 3 रीडिंग्स हम लोग को मिल गए, इसको हम लोग नाम दे दें, ये पहला वाला रीडिंग था हमारा A1, ये दूसरा वाला रीडिंग था A2 और ये तीसरा वाला रीडिंग था हमारा A3, है ना। तो अब इसमें से हम लोग कौन सा वाला रीडिंग हमारा जो मेजरमेंट है, किस वाला मेजरमेंट को हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट समझेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इसका अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे, है ना। तो अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे, ऑल रीडिंग्स का मीन निकालेंगे हम लोग। कोई भी चीज का मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है, जितने भी ये रीडिंग्स है उसको ऐड कर दो, A1 प्लस A2 प्लस A3, कितने रीडिंग्स है 1 2 3 है, तो डिवाइडेड बाय 3 कर दो, है ना। तो इसका मीन अपने को मिल जाएगा, इसका जो भी मीन मिलेगा वो रहेगा अरिथमेटिक मीन ऑफ एरर, कितना आ जाएगा, तीनों की मीन वैल्यू क्या है 10.05 है, 10.05 mm, है ना। इस रीडिंग को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा, हम लोग रैंडम एरर को भी कैसे, उसमें भी एक्यूरेट वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर ले सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखो, अब इसके बाद होता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर किसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर मतलब देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, है ना, बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर, है ना। अभी एब्सोल्यूट एरर किसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर मतलब जो ईच इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ, जो भी रीडिंग्स ले रहे हैं हम लोग, ये जो भी हमारा लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे A1 A2 A3, ये क्या हो गया, इंडिविजुअल रीडिंग्स हो गए, है ना। और ये A मीन क्या हो गया, ये हमारा 10.05 क्या हो गया, ये उसका मीन हो गया, मीन ऑफ दिस मेजरमेंट हो गया। तो एब्सोल्यूट एरर किसको बोलते हैं, देखो एब्सोल्यूट एरर किससे डिनोट करते हैं हम लोग,
डेल्टा ए से ना एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर तो पहला रीडिंग क्या है हमारा A1 माइनस ए मीन है ना। अब यहाँ पे ये तो जीरो हो जाएगा है ना, कहाँ ना कहाँ पे वैल्यू जीरो आ जाएगी ना। या फिर डेल्टा ए को हम लोग ऐसे भी नोट कर सकते हैं है ना, जैसे 2 के लिए क्या हो जाएगा ए, डेल्टा A1 के लिए होगा डेल्टा A2 क्या हो जाएगा A2 माइनस ए मीन है ना। वैसे ही डेल्टा A3 क्या हो जाएगा A3 माइनस ए मीन है ना। तो ये होता है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट एरर मतलब द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट सॉरी the magnitude of the difference between mean value and each individual value है ना। mean value और each individual value दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये इसमें से इसको माइनस करना है, मीन में से ईच इंडिविजुअल को माइनस करना है, ए मीन माइनस A1, ए मीन माइनस A2 और ए मीन माइनस A3, राइट। तो ये होता है एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर के बाद और एक एरर होता है जिसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब ये जितने भी सारे हम लोग को एब्सोल्यूट एरर मिले हैं, ये डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 जितने भी एब्सोल्यूट एरर मिले हैं इनका मीन है ना, उसका नाम ही है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जितने सारे एब्सोल्यूट एरर मिल गए उनका मीन निकालना है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3। देखो डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 जितने भी हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे ना कभी भी, तो एब्सोल्यूट एरर में कोई ना कोई एक एरर क्या रहेगा, जीरो रहेगा ही रहेगा है ना। तो ये इसका मीन कैसे निकालेंगे हम लोग, डिवाइड बाय क्या करेंगे 1 2 3, कितने एब्सोल्यूट एरर है 3 है तो डिवाइड बाय 3 है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, ये कौन सा वाला एरर हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये देखो ये तीनों भी क्या है हमारे, ये तीनों भी है हमारे एब्सोल्यूट एरर है। ये एब्सोल्यूट एरर है ना। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब सिंपल कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट एरर का मीन। अब और एक टाइप का एरर होता है, देखो रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर किसको बोलते थे, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू इट्स अरिथमेटिक मीन। देखो रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, जो ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया है, देखो मीन एब्सोल्यूट एरर, तो डेल्टा ए मीन, इससे डिनोट करते हैं हम लोग इसको मीन एब्सोल्यूट एरर को, डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन, जो भी ए मीन आया है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये होता है हमारा रिलेटिव एरर। ये क्या होता है हमारा रिलेटिव एरर, मतलब जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया उसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो अरिथमेटिक मीन था हमारा, अरिथमेटिक मीन से उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, रिलेटिव एरर मिल जाएगा है ना। तो हमको रिलेटिव एरर मिल जाएगा। अब और एक चीज होती है, देखो परसेंटेज एरर अगर हम लोग को निकालना है, परसेंटेज एरर कितना आ रहा है, परसेंटेज एरर निकालो, तो उसके लिए क्या करना होता है, सिर्फ यही जो रिलेटिव एरर है इसको ही परसेंटेज में इसकी वैल्यू हम लोग को निकालनी होती है, परसेंटेज में इसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो रिलेटिव एरर जो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100 कर दो ना, इनटू 100 कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा अपने को, परसेंटेज में मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज एरर फाइंड आउट करते हैं है ना। इस तरह से हम लोग को क्या मिलेगा, परसेंटेज ऑफ एरर मिल जाएगा है ना। तो ये समझ में आया पॉइंट। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो एस्टिमेशन ऑफ एरर हो गया। अभी देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर।